एप्लीकेशन लगा दोगे, एप्लीकेशन के साथ में ये सारी की सारी डिटेल्स बता दोगे, तो लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली बता दोगे, तो फिर अगले 30 डेज किसको मिलेंगे? प्रॉपर ऑफिसर को मिलेंगे, और वो अगले 30 डेज के अंदर आपकी कैंसिलिएशन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जब हम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, वही सेम प्रोसीजर आपके पास में कैंसिलिएशन के टाइम पर भी एप्लीकेबल हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, कैंसिल करते वक्त ये देखो, ये रहा स्यू मोटो कैंसिलिएशन बाय द डिपार्टमेंट। अब इसमें दो चीजें हैं, देखो यार, अगर आप खुद ही कैंसिल करवा रहे हो, अगर आप खुद ही कैंसिल करवा रहे हो, तो फिर यहां पर भी देखा जाए तो बिल्कुल प्रॉपर ऑफिसर के पास में लॉ में पावर नहीं है, लेकिन फॉर्म में पावर है। अब ये देखो, फिर डिबेटेबल इशू हो गया, यहां पर थोड़ा सा टाइम खराब हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो रूल्स में पावर नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? हां, रूल्स में पावर नहीं है, फॉर्म में इन्होंने पावर दे दी। अब बड़ा कौन होता है? एक्ट बड़ा होता है, रूल बड़ा होता है, या फॉर्म बड़ा होता है? सर देखा जाए तो एक्ट बड़ा होता है, एक्ट के बाद रूल्स का नंबर आता है, और रूल्स के कहीं बाद में फॉर्म का नंबर आता है। रूल में अगर मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं कैंसिलिएशन के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रूल्स के अंदर अगर मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं कैंसिलिएशन के लिए, तो उसके अगेंस्ट आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। और यहां पर काफी केसेस ऐसे देखे गए हैं जो हाई कोर्ट तक गए हैं, जहां पर इन्होंने सेल्फ एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया, और वो सिर्फ आपको एक फॉर्म के अंदर दिखाई देता है। एक फॉर्म है जो टेक्निकली रजिस्ट्रेशन देते वक्त ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसे ही इन्होंने कैंसिलिएशन की एप्लीकेशन के टाइम पर भी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए यूज करना शुरू कर दिया। सर कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, और कहना क्या चाहता हूं वो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं। तो यहां पर क्या होता है कि जब हम आंखों से प्रैक्टिकली देखते हैं ना, तो हमको जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है वो हमको लाइफ में कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज को करके देखते हैं तभी हमको उसका आइडिया लगता है कि भाई आखिर कोर्ट। अब एक बात बताओ, मैंने बोल दिया सब जाके अरेस्ट कर लो। अब थ्योरेटिकली अरेस्ट के प्रोविजंस को पढ़ाना और प्रैक्टिकली जाकर बंदे को हथकड़ी पहनाना या बाहर बुलाकर गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाना, पुलिस स्टेशन ले जाना, बहुत डिफरेंस है। और फिर पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट के पास ले जाना, एफआईआर लिखना, चार्ज शीट बनाना, चार्ज शीट बनाना, एफआईआर बनाना, ये सब थ्योरेटिकली में बहुत अलग लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कौन सा फॉर्म यूज होता है, चार्जशीट कैसे बनाई जाती है, चार्जेस कैसे लगाए जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने कैसे ले जाया जाता है, कौन कौन से केसेस में कैसे कैसे एफआईआर बनानी पड़ती है, कौन कौन से केसेस में मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, जीएसटी के अंदर अगर मैं अरेस्ट कर रहा हूं 69 के अंदर तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस में यानी जहां पर आपको वारंट ले जाना पड़ेगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस है जहां आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसीजर जब आप करके देखोगे ना ऑफिसर के साथ में, तो जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी आपकी वो थ्योरेटिकली बिल्ड नहीं हो सकती। उसी तरीके से अभी मैं इतनी देर से आपको बोल रहा हूं कि रूल्स में कहीं पर भी सेल्फ एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट करने का या रिजेक्ट करने का पावर नहीं है। सेल्फ एप्लीकेशन मतलब जब रजिस्टर्ड पर्सन खुद बोल रहा है कि भाई मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। याद करो ऊपर मैंने केसेस बनवाए थे, जब ये टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में चालू करा था, तो ये देखो मैंने यहां पर आपको केस बनवाया था, और मैंने आपको क्या बोला था कि एक केस है जहां पर स्यू मोटो यानी प्रॉपर ऑफिसर खुद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा, और एक केस है जहां पर आप खुद भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो भाई साहब ये जो केस है ना, कौन सा वाला केस, देखो मैं येलो से हाईलाइट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इसको येलो कलर से हाईलाइट करने की। ये देखो ये वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। कौन से केस की बात कर रहा हूं? ये वाले केस की जो मैंने येलो से हाईलाइट करा। इस केस के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो रूल्स के मुताबिक प्रॉपर ऑफिसर ना तो ऑब्जेक्शन उठा सकता है और ना ही रिजेक्ट कर सकता है, उसको कैंसिलेशन का ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, रूल्स में नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपको याद है ऑब्जेक्शन रेस करना था, वो 7 दिन या 30 दिन के अंदर, फिर उसके अगले 7 दिन में मेरे को जवाब देना था, फिर उसके अगले 7 दिन में उसको उस जवाब को सेटिस्फैक्टरी अगर मिल जाता है तो एक्सेप्ट करना था, अदरवाइज रिजेक्ट करना था। तो वो जो ऑब्जेक्शन करने वाला फॉर्म है वही इन्होंने यहां पर चेप दिया।
देखो जब सामने वाला खुद आपका रजिस्ट्रेशन, जब प्रॉपर ऑफिसर खुद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा तो वहां पर तो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। वहां पर तो मैं ऑब्जेक्शन रेज कर सकता हूं कि क्यों आप मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो, शो कॉज के अगेंस्ट में मैं अपना रिप्लाई दूंगा। लेकिन जब मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, फिर आप क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हो? तो आप कहोगे कि सर यहां पर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, ये हो वो हो। तो भाई साहब उसके लिए रूल्स के अंदर प्रोविजन बनाओ ना। डायरेक्ट फॉर्म के थ्रू रूल्स को ओवरराइड करते हुए आप थोड़ी ना ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। और अब ये चीज प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो मैंने साइट भी ओपन कर ली यहां पर। जीएसटी में जाना है और जीएसटी में इस बार रूल्स में नहीं फॉर्म्स में जाओ। पहले फॉर्म्स में जाओ, फिर रूल्स में भी लेकर जाऊंगा, ये वादा है मेरा। और फॉर्म्स में जब आप जाओगे तो रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर पे आ जाओ। ये रजिस्ट्रेशन में 31 फॉर्म्स हैं और यहां पर मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाऊंगा। ये देखो इन्होंने क्या करा। REG 01 के अंदर मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, याद करो। REG 02 में मेरे पास में एक्नॉलेजमेंट आया था और REG 03 जो होता है ना, और REG 04 जो होता है, जो कि नोटिस फॉर सीकिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, दैट्स इट। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन में आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये इन्होंने एक्स्ट्रा यहां पर ऐड कर दिया। लॉ मेकर ने सिर्फ और सिर्फ REG 03 का यूज करने के लिए बनाया था रजिस्ट्रेशन और अमेंडमेंट, यानी सेक्शन 28 के लिए और सेक्शन 25 के लिए। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 28 के लिए। सेक्शन 29 में खास तौर से वो वाला केस जहां पर मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं कैंसिलेशन के लिए, उसके लिए ये फॉर्म बना ही नहीं है। REG 03 उसके लिए बना ही नहीं है। और क्लैरिफिकेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो REG 4 में ये लोग कैंसिलेशन लिख रहे हैं, REG 3 और REG 4 का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पावर ही इनके पास में नहीं है। अब सर आप हमें रूल्स में ले जाके बताओ कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि ये पावर इनके पास में नहीं है। पहले तो एक्ट देख लो। अब यहां पर सबसे पहले तो एक्ट देखो, सेक्शन 29 है ना। हाँ, तो सेक्शन 29 की बेयर रीडिंग करते हैं। तो पहले तो एक्ट से क्लेरिफाई हो जाते हैं कि एक्ट में तो पावर नहीं दे रखी कहीं इनको। ये देखो, अब मेरे साथ साथ आएंगे सभी जने और सेक्शन 29 पढ़कर चलेंगे। सब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? द प्रॉपर ऑफिसर मे ईदर ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन और बाय हिज लीगल हायर इन केस ऑफ डेथ cancel the registration in such manner and within such period as may be prescribed having regard to the circumstances where, अब ये तो circumstances बता रखे, मैं रीड करवा दूंगा, लेकिन इसको एक बार फिर से रीड करो। क्या बोला? ऑन मोशन या एप्लीकेशन, या तो खुद से कर सकता है या एप्लीकेशन देने पे कर सकता है। ओके सर। अब क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। इन सच मैनर एंड विद इन सच पीरियड। तो मैनर और पीरियड प्रेस्क्राइब करने की पावर है। यहां पर आप मैनर के अंदर प्रिस्क्राइब करोगे कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो रेज कर सकते हो। मैंने सही बोला कि गलत? सही बोला सर। यानी एक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। एक्ट तो बोल रहा है कि मैनर बताया जाएगा, मैनर प्रिस्क्राइब किया जाएगा कि किस मैनर में आप एप्लीकेशन लगा सकते हो और किस मैनर में उस एप्लीकेशन को आगे प्रोसेस किया जाएगा, वो यहां पर प्रिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है। अब ये वो सिचुएशंस बता दी जब वो खुद भी कर सकता है और आप भी एप्लीकेशन लगा सकते हो। सब सेक्शन 2 कोई नई बात नहीं करता। सर एक बार इसको भी रीड करा दो ना, प्रोवाइजो रीड कर लेते हैं। चलो प्रोवाइजो रीड कर लो। प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, वो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड माना जाएगा। वो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, प्रोवाइजो 2 मिनट के लिए छोड़ दो, ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, आऊंगा उस पर, डोंट वरी। सब सेक्शन 2 देखो मेरे साथ में। द प्रॉपर ऑफिसर में कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग अब देखो, कैंसिल द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सच डेट। अभी ये चीज भी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। हाँ, मैंने ये पढ़ा दिया कि ये वो वाला केस है जब प्रॉपर ऑफिसर स्यू मोटो, प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है? स्यू मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। यहां आप एप्लीकेशन नहीं लगाओगे क्योंकि यहां तो आप खुद चोर हो। ये वो केसेस थे जहां आप चोरी कर रहे थे और उसने आपको पकड़ लिया। याद करो, मैंने आपको याद करवाए थे कि अगर आपने प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेन कर दिया, आपने सेक्शन 10 के अंदर अगर आप सेक्शन 10 में आते हो तो आपने अपना जो रिटर्न है वो 3 महीने बाद भी फाइल नहीं करा, बियॉन्ड 3 मंथ्स। अगर आप नॉर्मल हो तो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अगर आपने वॉलंटरी लिया था तो 6 महीने के अंदर बिजनेस चालू नहीं करा, या फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो फ्रॉड, विलफुल मिस स्टेटमेंट या सेपरेशन ऑफ फैक्ट के थ्रू लिया है। याद आया? तो यहां पर भी देखो, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप उसकी एप्लीकेशन की, मतलब अब यहां पर तो क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर खुद ही कैंसिल कर रहा है तो यहां तो वो पहले आपको शो कॉज देगा, वो बात यहां पर लिख दी। देखो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड।
तो यहां पर ऑब्जेक्शन उठाने की बात ही नहीं है। ऑब्जेक्शन कब उठेगा? जब मैं बोल रहा हूं कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, तो ऑब्जेक्शन उठेगा। जब वो खुद मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है तो वो क्यों ऑब्जेक्शन उठाएगा उसके अगेंस्ट में? उसने खुद ने कैंसिल करना है भाई, तो पूरी जांच पड़ताल उसने कर ली होगी, तभी तो वो कैंसिल करने जा रहा है। हाँ सर, बात तो सही है। तो इस सिचुएशन में वो आगे होके, भाई जो खुद बंदा कैंसिल कर रहा है तो वो खुद पीछे क्यों हटेगा? जब आप एप्लीकेशन लगा रहे हो तो वो पीछे हट रहा है, वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मैंने ऑब्जेक्शन दे दिया कि पहले इसको ठीक करके आओ, ये गड़बड़ है आपकी एप्लीकेशन में। अब आओ रूल्स के अंदर, यहां तक तो कोई नई बात नहीं थी। सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, ये सिर्फ वो बातें करते हैं, लाइबिलिटी वगैरह की बात करते हैं। आपकी लाइबिलिटी जो है वो इफेक्ट नहीं होगी, है ना, और ये सस्पेंड वाली बात है। और सबसेक्शन 4 डीम्ड, जैसे डीम्ड रजिस्ट्रेशन था वैसे डीम्ड कैंसिलेशन के लिए सबसेक्शन 4 होता है, डीम्ड कैंसिलेशन, वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये जो है ये वही चीज़ है सबसेक्शन 5 जो मैं अभी आपको बता रहा था कि किस तरह से आपको आउटपुट लाइबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक दिन पहले जो स्टॉक में पड़ा हुआ है और एक दिन पहले जो कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ है उसके रेस्पेक्ट में पे करके चलनी पड़ेगी। ये सबसेक्शन 5 बोल रहा है, ये भी मैं रीड करा दूंगा आपको। तो मैंने बताया आपको कि एक्ट के अंदर कहीं पर भी अगर आप फिर से रीड कर लो सबसेक्शन 1 को, जहां पर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं, वहां सिर्फ क्या है, मैनर, एप्लीकेशन लगाने का मैनर और कैंसिल करने का मैनर। एप्लीकेशन लगाने का मैनर और एप्लीकेशन कैंसिल करने का मैनर प्रिस्क्राइब करने की पावर है, ठीक है। अब उस मैनर को प्रिस्क्राइब आप रूल्स में ही करोगे, तो मुझे रूल्स में जाना पड़ेगा। अब जब मैं रूल्स में जाऊंगा, रूल्स को मैंने अपनी बुक में डायग्राम्स के साथ इंटीग्रेट करके दे रखा है, अलग से बेयर रीडिंग नहीं दी क्योंकि बहुत लंबे चौड़े रूल्स हैं, खासतौर से रजिस्ट्रेशन चैप्टर के। बाकी चैप्टर्स में मैंने रूल्स भी इंकॉर्पोरेट कर रखे हैं बुक के अंदर, बेयर रीडिंग बकायदा, लेकिन रजिस्ट्रेशन चैप्टर की बेयर रीडिंग मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि लंबे चौड़े रूल्स है और उनको मैंने ऑलरेडी डायग्राम के साथ में इंकॉर्पोरेट करके आपको बता दिया था। तो जब हम रूल्स में आएंगे तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लिए हमने रूल 8 से शुरुआत करी थी, अगर आपको याद हो तो। रेफरेंस मैंने दिया है साइड में, जो मार्जिन्स मैंने बना रखे हैं उनमें मैंने रेफरेंस दिया है कि इसके अंदर जो डायग्राम और आप पढ़ रहे हो ये इस रूल से आ रहा है। ओके सर, तो देखो यहां पर जब रूल्स में जाऊंगा तो भाई आप खुद बताओ ना, मैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन तो कर ही नहीं रहा, मैं एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन कर रहा हूं, तो एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन वाले रूल में ही तो जाकर पढ़ूंगा। हाँ सर, बात तो सही है, वहीं पर ही जाकर आप पढ़ोगे, ठीक है। हाँ सर, तो देखो इधर स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन, ये रहा एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप खुद पढ़ सकते हो, रूल 20 की हेडिंग आप पढ़ो, रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल्ड इन सर्कमस्टांसेस। क्या इसकी बात हो रही है? नहीं, बात हो रही है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की, रूल 20। तो रूल 20 को यह बोलना जरूरी है कि भाई साहब आप प्रॉपर ऑफिसर को यह पावर देते हो कि वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई रूल 20 में ये लिखा होना चाहिए कि लिखा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने एप्लीकेशन लगाई है तो उसे सामने वाला ऑब्जेक्ट कर सकता है, ऐसा लिखा होना चाहिए। हाँ सर, लिखा होना चाहिए। तो अब देखो मैं आपको रूल 20 खोल के दिखाता हूं। रूल 20 में ऐसा आपको कहीं पर भी अगर लिखा हुआ मिले तो आप मुझे बता दीजिएगा। ये रूल 20 मैं आपके साथ साथ यहां पर रीड करने वाला हूं। रूल 20 बोल रहा है, अ रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ पर्सन टू whom registration has been granted under Rule 12 और अ पर्सन टू whom UIN has been granted under Rule 17। मतलब रूल 12 वाले बंदे को हटा दो और रूल 17 वाले बंदे को हटा दो। हटा दिया साहब, कौन होते हैं बाद में देख लेंगे। ये जो दो बंदे हैं इनको छोड़कर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, यानी मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूं। अब आप कहोगे रूल 12 में कौन आता है, तो रूल 12 में कौन आता है वो भी बता देता हूं यार, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो इधर आ जाओ, रूल 12 में कौन आता है इधर से देख लो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। TDS TCS वाला और 17 में UIN वाला, यानी ये कहने की कोशिश कर रहा है कि TDS TCS वाले को छोड़ दो और UIN वाले को छोड़ दो। इसके अलावा जो नॉर्मल टैक्स पेयर है वो जब अपने लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि UIN वाला और TDS TCS वाला रजिस्ट्रेशन को सरेंडर नहीं कर सकता क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक नेचर का रजिस्ट्रेशन है, वो सरेंडर नहीं होता। सरेंडर वो रजिस्ट्रेशन होता है या कैंसिलेशन की एप्लीकेशन उस रजिस्ट्रेशन की लगती है जो आपने यूनिवर्सल वाला रजिस्ट्रेशन लिया था। और ये रजिस्ट्रेशन आपने कहां लिया था? रूल 8 में लिया था। ये देखो ये रहा रूल 8 ये रहा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये जो रूल 8 में आपने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन लगाई थी ना, ये ही कैंसिल की जा सकती है जो रूल 12 में है। ये देखो, इसलिए उसने 12 को बाहर निकाल दिया। 12 में कौन सा है? 12 में वो वाला है TDS TCS वाला, इसके अगेंस्ट कैंसिलेशन की एप्लीकेशन नहीं लग सकती। और 17 में जो UIN आप लेकर आए हो, UIN असाइनमेंट ऑफ UIN, इसके अगेंस्ट भी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन नहीं लग सकती। तो इसलिए इनको बाहर निकाल दिया। कॉमा के बाद अदर देन लिखकर अगले कॉमा तक, ये देखो कॉमा से कॉमा तक
बाहर निकाल दिया। कोई शक कोई सवाल नहीं सर। अब एक काम करो, ये कॉमा से कॉमा वाली लाइन को आप रीड ही मत करो, आप क्या बोलो, अ रजिस्टर्ड पर्सन, और फिर सीधा आपको कहां से रीड करना है, फिर सीधा आपको यहां से रीड करना है, अ रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसिलेशन, अ रजिस्टर्ड पर्सन सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 29। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वहां पर सिर्फ मैनर शब्द का इस्तेमाल किया है, मैनर प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। शेल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एन एप्लीकेशन अंडर REG 16, तो फॉर्म बता दिया कि मुझे REG 16 में एप्लीकेशन लगानी है। तो फॉर्म कौन सा है मेरे को एप्लीकेशन लगाने का, REG 16, हाँ सर। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग देयर इन द डिटेल्स ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक और इनपुट्स कंटेनिंग सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक एंड ऑफ कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डे इमीडिएटली ऑन द डे अभी ऑन द डे कौन सा वाला है, ऑन द डे हेल्ड स्टॉक ऑन द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज सॉट, और ये कौन सा होगा, ये वही डे होगा जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग वाला होगा। जिस दिन से आप कैंसिलेशन मांग रहे हो उस डेट पर जो भी आपके पास में क्या पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, उसकी डिटेल्स आपको इस REG 16 के साथ इंक्लूड करनी है। यही लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग कॉमा के बाद देखो इंक्लूडिंग डिटेल्स, किसकी डिटेल्स, इनपुट्स की डिटेल्स। तो यहां तक कोई दिक्कत, शॉर्ट तक नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ में आपको और क्या बताना है, कॉमा के बाद अपनी जो भी लाइबिलिटी बनेगी इस रूल के मुताबिक, जो भी लाइबिलिटी बनेगी यानी कि सेक्शन 29 सब सेक्शन 5, ये देखो यही तो मैं अभी बोल रहा था कि ये लाइबिलिटी आपकी कौन क्रिएट करता है, ये लाइबिलिटी आपकी क्रिएट करता है सब सेक्शन 5। तो जब सब सेक्शन 5 की अभी मैं आपको बेयर रीडिंग करवाऊंगा, हालांकि कर लो क्योंकि जब मैं पढ़ा ही चुका हूं तो बेयर रीडिंग कर लो ना, क्या दिक्कत है उसमें। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड शैल पे एन अमाउंट, शैल क्या बना दी, लाइबिलिटी बना दी। यही मैं इतनी देर से बोल रहा था कि ये लाइबिलिटी आपके ऊपर आएगी। पे एन अमाउंट, क्या पे करना है भाई, बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या कैश लेजर। तो या तो क्रेडिट लेजर से पे करो या कैश लेजर से पे करो। हर वो इंसान जो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा रहा है उसे पे करना पड़ेगा। सर क्या पे करना पड़ेगा, एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, और वो अमाउंट किसके इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। या तो इनपुट टैक्स जो आपके पास में किसके रेस्पेक्ट में, जो इनपुट आपके पास में स्टॉक में पड़ा है, सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा है, फिनिश गुड्स में पड़ा है, या फिर और जो कैपिटल गुड्स आपके पास में पड़ा है, जो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास में पड़ा है, कब, ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सच कैंसिलिएशन, या फिर और तो या तो ITC या फिर output tax payable on such goods whichever is higher calculated in the manner as may be prescribed। और ये मैनर रूल 44 में मिलता है ITC वाले चैप्टर में। तो मुझे पूरी ईमानदारी के साथ बताओ कि मैंने आपको सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। आपने बिल्कुल सही पढ़ाया। यही चीज एक्ट के सबसेक्शन 5 में भी लिखी हुई है, यानी जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है ना, लाइबिलिटी कब, कैंसिलिएशन पे जो लाइबिलिटी आती है वो सबसेक्शन 5 से आती है सेक्शन 29 के। सर प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइजो मेरे साथ में रीड कर लो। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स or plant and machinery, the taxable person shall pay an amount equal to the input tax credit taken on the said capital goods or plant and machinery, reduced by such percentage point as may be prescribed, or the tax on the transaction value of such capital goods whichever is higher। तो कैपिटल गुड्स के रेस्पेक्ट में, प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में भी उन्होंने क्या बोला कि जो क्रेडिट आपके पास में आ जाए, रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज पॉइंट्स। अब यहां पर भी आपको रूल 44 एक बार जाके देखना पड़ेगा। हालांकि ITC चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि ये लाइफ बेसिस में और परसेंटेज पॉइंट में क्या फर्क होता है। हालांकि ये वही चीज है, लाइफ बेसिस पर ही आपको प्रोपोर्शनेट करके चलना है। तो देखो ऊपर में भी इन्होंने लिखा था कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी के रेस्पेक्ट में जो भी ITC है या उसके ऊपर सच गुड्स के ऊपर जो भी आपका आउटपुट टैक्स बनता है विच एवर इज हायर, या फिर प्रोवाइजो में उन्होंने लिख दिया कि आप इसे चाहो तो लाइफ बेसिस पर और चाहो तो परसेंटेज बेसिस पर कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में कंप्यूट करके चल सकते हो। और ये परसेंटेज भी कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ के रिस्पेक्ट में ये परसेंटेज चलेगा। आप खुद सोच के देख लो ना, क्योंकि लाइफ अगर 60 महीने है, 60 महीने 60 मंथ्स, तो आपको इसे कैसे लेना है, क्वार्टर वाइज लेना है। और क्वार्टर कितने होते हैं एक साल के अंदर, एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। और टोटल परसेंट कितनी है, 100%। अब आप खुद सोचो कि वो 100% पूरी कैसे होगी 60 महीने के अंदर, जब आप क्वार्टरली 5% लोगे तो एक साल का 20 और 5 साल का 100। भाई सीधा सा मैथमेटिक्स है ना, इधर देखो, ये तो सीधा सा मैथमेटिक्स है, इसके अंदर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। इधर देखो, अगर मैं एक क्वार्टर के लिए मैं बोल चुका हूं, एक क्वार्टर के लिए कितना,
एक क्वार्टर के लिए अगर मैं 5% एलोकेट कर देता हूं, 1 क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ मतलब अगर 2 दिन भी ऊपर निकल गए तो दूसरा क्वार्टर का भी पूरा 5% काउंट कर लेंगे, देयर ऑफ दूसरे क्वार्टर का भी पूरा 5% काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर? 4, तो एक साल का कितना हो गया? 20%। भाई एक क्वार्टर का 5%, एक साल के अंदर 4, तो 1 ईयर के रेस्पेक्ट में परसेंटेज कितना हो गया? 20%। यही तो चाहिए था मेरे को। क्यों? क्योंकि मैं लाइफ कितनी मान रहा हूं? 5 साल। तो 20% इंटू 5, तो 5 टू 10, 100% पूरा हो गया। तो 5 साल के अंदर 100% आपकी मशीनरी पूरी कंज्यूम हो जाएगी। तो प्रोवाइजो में वही लिखा हुआ है, प्रोवाइजो में कोई नई बात नहीं है। ऊपर उसने बोला कि भाई या तो तू लाइफ के बेसिस पर प्रोपोर्शनेट कर लो प्लांट एंड मशीनरी को, या फिर आप उसे किस बेसिस पर प्रोपोर्शनेट कर लो? परसेंटेज के बेसिस पर प्रोपोर्शनेट कर लो, वह आपकी इच्छा है। कोई शक, कोई सवाल नहीं सर। रूल्स में जब मैं जाऊंगा ना तो मामला थोड़ा सा बदल जाएगा, तो वो भी एक आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है। हालांकि मैं उस कॉन्ट्राडिक्शन को काउंट नहीं करता हूं, क्योंकि यहां पर बात एक ही है। महीने के हिसाब से निकालोगे तो भी वही निकलेगा, परसेंटेज के हिसाब से निकालोगे तो भी वही निकलेगा। बात यहां पर अमाउंट कंप्यूट करने की नहीं है, वो तो मैंने आपको रीड करवा दिया, और ये मैंने जानबूझ के रीड करवा दिया ताकि आपको पता लग जाए। लेकिन जब आप कैंसिलेशन की एप्लीकेशन का रूल 20 पढ़ते हो तो वो खुद बोल रहा है कि लाइबिलिटी देयर ऑन। अब ये लाइबिलिटी कहां से कंप्यूट हुई ये बताने के लिए, सिर्फ ये लाइबिलिटी देयर ऑन जो लिखा हुआ है ना, ये बताने के लिए मैं आपको सेक्शन 29 के सब सेक्शन 5 पे लेकर गया और मैंने ये रीड आपको करवाया कि वो क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है भाई आरईजी 16 के अंदर है ना, मेरे को ये सब कुछ बता दो, ये सारी डिटेल्स बता दो। और क्या बतानी है? और ये भी बताओ ना कि कितने का पेमेंट आप कर चुके हो। द डिटेल्स ऑफ पेमेंट इफ एनी मेड अगेंस्ट सच लाइबिलिटी। अब जब लाइबिलिटी बता रहे हो तो क्या इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में पेमेंट करा, वो भी बताओ। एंड मे फर्निश along with the application relevant document in support thereof at the common portal within 30 days of the occurrence of the event। 30 दिन के अंदर बताना है, ये मैंने आपको बता दिया, मैंने बुक में अपने डायग्राम में भी दे रखा है। अब मुझे ईमानदारी से बता दो कि क्या रूल 20 में कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि प्रॉपर ऑफिसर मेरी एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट कर सकता है? भाई मैंने एप्लीकेशन लगाई तो यहां पर होना चाहिए ना सब रूल 2, सब रूल 1, सब रूल 2, कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा बोला हाँ एप्लीकेशन लगा दो कैंसिलेशन की, बस इसी को लेकर रूल बनाया, बाकी कोई रूल बनाया ही नहीं। अब आप बोलोगे सर 21 पे जाओ, लो भैया रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, लो पढ़ लो 21 पढ़ लो। 21 में क्या है? 21 में ये सारी चीजें जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। 10A को वॉयलेट करोगे, 171 को वॉयलेट करोगे, फेक इनवॉइस इशू करोगे, बिजनेस कंडक्ट नहीं करोगे, रिटर्न टाइम से नहीं भरोगे, 86B का पालन नहीं करोगे, बस। और क्या? कुछ भी नहीं है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। 21 मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको। सर सस्पेंशन वाले में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना सर 22, सर 22 में होगा, लो 22 में आ जाओ, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में आ जाओ। भाई 22 में क्या लिखा हुआ है? वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड, तो ये स्यू मोटो कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं यहां पर। तो वो आरईजी 17 के अंदर आपको नोटिस इशू करेगा, आरईजी 17 में वो आपको शो कॉज इशू करेगा कि भाई हम तेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। ये देखो, रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज। भैया 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दे, विद इन 7 डेज। इसका मैंने अलग से डायग्राम बना रखा है बुक में, वो भी मैं आपको दिखाता। लेकिन क्योंकि यहां पर ये मुद्दा खड़ा हो गया कि भाई साहब क्या वो ऑब्जेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है मेरी एप्लीकेशन को, तो इसलिए मैं आपको दिखाने रूल्स में लेकर आ गया। हालांकि रूल 22 का भी डायग्राम बना रखा है मैंने। अब आप क्या करोगे? 7 दिन में जवाब दोगे, तो आप जो जवाब दोगे, आप जो रिप्लाई दोगे, वो किस में दोगे? वो आरईजी 18 में दोगे। तो आरईजी 17 में वो आपको शो कोस करेगा। कब? जब वो आगे होकर स्यू मोटो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है। फिर आप उसका जवाब दोगे 18 में। अगर आपको लगता है कि नहीं वो गलती कर रहा है तो आप जवाब दोगे कि भाई मत कर यार, तू गलत कर रहा है। Where a person who has submitted an application for cancellation of registration is no longer liable to be registered or his registration is liable to be cancelled, the proper officer shall issue an order। ये देखो, डायरेक्ट ऑर्डर इशू। या तो प्रॉपर ऑफिसर खुद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, या फिर अगर आपने भी एप्लीकेशन लगाई थी, आपने एप्लीकेशन अभी अभी देखो कहां लगाई थी सर, मैंने अभी अभी एप्लीकेशन लगाई थी। रूल नंबर कौन सा था भाई साहब? कहां चला गया बताओ? ये रहा सर, अभी बताते हैं आपको। रूल 20 में मैंने जो एप्लीकेशन रूल 20 में लगाई थी ना, उसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट रूल 22 क्या बोल रहा है कि अगर आपने एप्लीकेशन लगाई हो, सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर और हिज रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड, या प्रॉपर ऑफिसर खुद उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहता है, दोनों ही केसेस के अंदर कॉमा के बाद में क्या लिखा है मेरे साथ साथ रीड करेंगे। द प्रॉपर ऑफिसर शैल issue an order in REG 19 within a period of 30 days from the date of application submitted under Rule 20। आपका खुद रूल कौन सा 22 का सब रूल 3 क्या बोल रहा है कि सामने वाले बंदे ने जो एप्लीकेशन दी ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज ऑर्डर पास कर देना,
जो रूल 20 में एप्लीकेशन लगी है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास हो जाना चाहिए। कहां लिखा हुआ है यहां पर मुझे बताओ ईमानदारी के साथ कि सामने वाला मेरे रजिस्ट्रेशन को, मतलब मेरी एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन को ऑब्जेक्ट कर सकता है? क्या आप मेरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को ऑब्जेक्ट कर सकते हो? रूल 21 में तो नहीं कर, रूल 22 में तो नहीं कर सकते, रूल 22 में तो नहीं कर सकते। एज द केस में बी द डेट ऑफ रिप्लाई, अब अगर रिप्लाई है तो वो रिप्लाई 21K 2A में आया होगा या सब रूल 1 में आया होगा, वो मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा, वो कोई झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें सस्पेंशन का मुद्दा भी बीच में आता है। सस्पेंशन का मुद्दा भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, साफ साफ लिखा हुआ है, देखो ऑर्डर पास कर रजिस्ट्रेशन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब वो इफेक्ट क्या देगा वो एक अलग चीज है भैया जी। विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी डिटरमाइंड बाय हिम एंड नोटिफाई द टैक्सेबल पर्सन डायरेक्टिंग हिम टू पे द एरियर। अगर कोई टैक्स वैक्स बनता है, कोई लायबिलिटी बनती है, तो सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 के हिसाब से, देखो ये मैंने अभी आपको रीड करवाया था 29(5), तो 29(5) के हिसाब से अगर कोई भी लायबिलिटी बनती है तो वो पे कर दो। वो उस ऑर्डर के अंदर आपको अमाउंट बता देगा कि अगर पहले पे कर दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अगर एक्स्ट्रा पे करना है तो वो भी पे कर देगा फाइनल रिटर्न के साथ। मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर सब रूल 4, अरे यार आप सब रूल 4 पढ़ लो, 5 पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कहीं पर भी नहीं लिखा। वेयर द रिप्लाई अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। ये देखो, द रिप्लाई फर्निश्ड अंडर सब रूल 2 और रेस्पॉन्स जो भी है इज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, तो प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा। REG 20 के अंदर प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगा। और प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, ये रिटर्न्स वाला ये मैं बता दूंगा, इसमें कुछ भी नया नहीं है। और द प्रोविजंस ऑफ सब रूल 3 शेल मुटाटिस मुटेंडिस अप्लाई टू लीगल हायर्स ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। वो लीगल हायर्स पे भी उसी तरीके से होगा, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन किसने सबमिट करी होगी, लीगल हायर ने सबमिट करी होगी। अब मुझे बताओ यहां पर कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या कि अगर मैंने कैंसिलिएशन की एप्लीकेशन लगाई है तो उसे प्रॉपर ऑफिसर ऑब्जेक्ट कर सकता है? कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन जब मैंने आपको फॉर्म्स दिखाए थे, वापस से वेबसाइट खोल के दिखा देता हूं, जब मैंने आपको फॉर्म्स दिखाए थे तो फॉर्म REG 3 और REG 4 ऑब्जेक्ट करने के लिए यूज लिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर हेडिंग के अंदर उन्होंने लिख दिया कि रजिस्ट्रेशन में, अमेंडमेंट में और कैंसिलिएशन में अगर आपको कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगना है तो टेक्निकली आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो मेरी एप्लीकेशन को, तभी तो आप क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो, मॉडिफिकेशन मांग रहे हो। तो ये ऑब्जेक्ट करने का पावर कहां है रूल्स में, बस ये बता दो मेरे को। अब आप कहोगे सर वो शुरुआत में जो रूल्स है उनमें लिखा हुआ तो मैं कह रहा हूं पढ़ लो ना यार, मैं सब कुछ पढ़ के बैठा हूं, इसलिए तो आपको बता रहा हूं। ये सब पढ़कर ही तो बुक बनाई है, ये सब पढ़कर ही तो डायग्राम्स बनाए हैं, तभी तो रेफरेंस दिया है मैंने आपके मार्जिन के अंदर। तो एक काम करो, वहां पढ़ लो, रूल 8 पढ़ना है, रूल 8 पढ़ लो, 9 पढ़ लो, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। अब आप कहोगे वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड अप्रूवल, तो भाई मुझे ईमानदारी से बताओ ये वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन कौन सी वाली वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन? अब आप कहोगे सर यहां पर तो सिर्फ एप्लीकेशन लिखा है, तो रूल 9, सुनना मेरी बात को, अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि रूल 9 रूल 20 के केस में भी एप्लीकेबल होगा। यहां पर कुछ होशियार जने, कुछ इंटेलिजेंट लोग सिर्फ इसकी हेडिंग पकड़कर, रूल 9 की हेडिंग पकड़कर क्या करेंगे आप खुद सोचो, वो रूल 9 की जो हेडिंग है, रूल 9 की हेडिंग को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे रूल 20 के साथ में। क्यों? क्योंकि यहां हेडिंग सिर्फ और सिर्फ वर्ड यूज करती है एप्लीकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लेने की भी हो सकती है और वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराने की भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन लिखा है कि एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन करने का तरीका। रूल 9 क्या बताता है? एप्लीकेशन को वेरिफिकेशन करने का तरीका। अब ये वेरिफिकेशन करने का तरीका जो है एप्लीकेशन का, ये एप्लीकेशन कोई सी भी हो सकती है। ये एप्लीकेशन आपके पास में रजिस्ट्रेशन लेने वाली भी हो सकती है और उसको कैंसिल कराने वाली भी हो सकती है। बिल्कुल सही, ऐसा कुछ लोग बोलेंगे। एक इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा कि रूल 9 से REG 3 आता है और रूल 9 से REG 4 आता है। ठीक है, रुक जाओ, हेडिंग है, ठीक है, रूल 9 रीड करो ना अंदर। रूल 9 की ड्राफ्टिंग फिर उस तरीके से होनी चाहिए थी, ये ध्यान रखना। तो मैं रूल 9 आपको रीड कराता हूं यहां पर, और जब हम रूल 9 रीड करते हैं तो रूल 9 क्या बोलता है? द एप्लीकेशन, अब फिर वही बात कि एप्लीकेशन कैंसिल की भी हो सकती है और अप्लाई की भी हो सकती है। द एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, सही है, हु शैल एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड द अकम्पेनिंग डॉक्यूमेंट्स, इफ द सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, अप्रूव द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू द एप्लीकेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। क्यों नहीं लिखा यहां पर अप्रूव द कैंसिलिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन? अगर रूल 9 से लॉ मेकर का, लेजिस्लेचर का ये इंटेंट था
हेडिंग से अगर ये इंटेंट था तो लॉ मेकर लिखता ना फिर रूल 9 सब रूल 1 में अप्रूवल के साथ साथ अप्रूव ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ क्यों नहीं लिखा ग्रांट ऑफ कैंसिलिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन? क्यों नहीं लिखा? चलो ठीक है, कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड इन 6D ये आधार ऑथेंटिकेशन फेल्स टू अंडरगो। अब ये तो आधार ऑथेंटिकेशन की बातें कर रहा है। रूल 9 के साथ में अगर अभी रीड करोगे, पूरा डायग्राम में बना के दे चुका हूं, ये पूरा का पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन है। मैं इसलिए बोलता हूं इतना सारा रीड करते तब वो डायग्राम बनता आधार ऑथेंटिकेशन वाला। तो ये सारा मैंने रीड करा, इसको रूल 8 के साथ में सिंक करा और फिर वो दो बड़े डायग्राम आधार ऑथेंटिकेशन वाले, एक तो सिंगल पेज डायग्राम और उसके बाद में जो बड़े डायग्राम थे जहां से हमने डेट ऑफ सबमिशन और डेट ऑफ अप्रूवल निकाला था वो यहां से आया था। तो अब मैं आपको इतना सारा रीड करा था, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये अकेले रीड करने से भी काम नहीं चलेगा। ये प्रोवाइजो आपको रूल 8 के साथ में रीड करना पड़ेगा, क्योंकि रूल 8 का सब रूल 4 कैपिटल है और सब रूल 4 कैपिटल बी आपको साथ में रीड करना जरूरी है, फिर ये प्रोवाइजो काम करेगा रूल 9 का, रूल 9 सब रूल 1 का। चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ लेते हैं सब रूल 2, वेयर द एप्लीकेशन सबमिटेड अंडर रूल 8 इज फाउंड टू बी डेफिशिएंट। रूल 8 क्यों नहीं लिखा रूल 20? अब रूल 9 में बताए गए फॉर्म्स का, ये देखो जीएसटी आरईजी 03 का और आरईजी 04, ये आरईजी 03 और आरईजी 04 रूल खुद बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तब यूज आएंगे जब एप्लीकेशन एडमिट की गई हो, सबमिट की गई हो रूल 8 वाली, ना कि रूल 20 वाली। तो रूल 20 वाली एप्लीकेशन के लिए आप आरईजी 3 और आरईजी 4 का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, या फिर जो स्टूडेंट्स इस वक्त एज अ बैच देख रहे हैं इसे कोर्स परचेज करके, आप मुझे व्हाट्सएप करके बताइएगा। खासतौर से जो प्रोफेशनल ऑफिसर्स इस कोर्स का आनंद ले रहे हैं उनसे विनती है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली ऐसा कर रहे हैं वहां पर आरईजी 3 और आरईजी 4 का इस्तेमाल, हाउ यू आर यूजिंग इट, because it is very clear that you can object only an application which is submitted under rule 8. So you cannot object an application which is submitted under rule 20 using the forms REG 3 and REG 4. That's my case. I rest here. I rest my case. अब आप मुझे बताइए, ठीक है। हालांकि मेरे पास में टाइम इतना नहीं है कि मैं इसके ज्यादा ऊपर लड़ाई लड़ूं यहां पर, लेकिन जो मुझे समझाना था, जो मुझे प्रूव करना था अपना पॉइंट, वो मैंने आपके सामने रख दिया रूल्स को बेयर रीडिंग करवाते हुए। बोलो कोई शक, कोई सवाल? नहीं सर, 1 घंटा 10 मिनट यहां पर आपके पास में हो चुका है। तो मुझे पता है यहां पर आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ब्रेक मांगने वाले हैं, तो ठीक है आप ब्रेक ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।